आज से हम अपनी बायोलॉजी की भी क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके स्टेट लेवल एग्जाम यानी कि एमपीपीएससी जिसको हम टारगेट करके चल रहे हैं। सेकंड थिंग आपके ये कांस्टेबल हुआ, एसआई हुआ या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आते हैं। एसएससी सीजीएल हुआ, एलडीसी एसएससी हुआ, इनमें ऐसे बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली जो आपका एसएससी के एग्जाम होते हैं यानी कि एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी एलडीसी होता है, उसमें तो बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नहीं हो तो आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए, बहुत क्वेश्चंस बायोलॉजी से उसमें फंसते हैं। ठीक है, तो आज से हम बायोलॉजी को पॉलिटिक्स के साथ पैरेलली स्टडी करेंगे उसकी, और साथ ही साथ बायोलॉजी और करंट अफेयर्स को लेके हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना बायोलॉजी। थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेन। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे यानी कि बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। अब देखिए, जीव विज्ञान बेसिकली हमारे जो बायोलॉजी कहते हैं जिसको, ये एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, सबको ही पता है जीव विज्ञान नाम से समझ में आया, जीव विज्ञान यानी कि जीवों का अध्ययन। लेकिन इसके जो मेन जो इसकी डेफिनेशन है उसको मैं आप बता दूं। पहले हम इसके वर्ड को डिफाइन कर लें कि इसका एक्चुअली मीन क्या होता है। यानी कि देखिए, बायो और लोगोस, ये दो वर्ड हैं जिनसे मिलके हमारा बना है बायोलॉजी, जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान। इसलिए जो बायो है उसका मतलब होता है जीवन, जीवन यानी कि लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। इसीलिए इसको मिला के आपका हो गया जीव विज्ञान, यानी कि बायो प्लस लोगोस को मिला के बना हमारा बायोलॉजी, जिसका मतलब होता है जीवन का अध्ययन, यानी कि जीवों का जो अध्ययन होता है उस बायोलॉजी के अंदर उनकी स्टडी की जाती है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके मेन टॉपिक पे, यानी कि कहाँ से आया, किसने इसका नाम डिस्कवर किया, और कहाँ से सबसे पहले किसने खोज की थी बायोलॉजी की, कहाँ से क्या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि ये चीज़ आई कहाँ से है। वैसे जो स्टडी हम जो डीपली कर रहे हैं उनके मन में ये जिज्ञासा होती है। अगर आपके मन में ये जिज्ञासा नहीं है तो समझ लीजिए आप अभी भी अपने एम के लिए डेडिकेटेड नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी किसी भी एम के लिए डेडिकेटेड होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में बहुत सारी कल्पनाएं आती हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से। तो मैं आपको वही बताती हूँ कि जो बायोलॉजी है वो बेसिकली, बायोलॉजी जो शब्द है वो जो साइंटिस्ट थे लेमार्क और ट्रेविरनेस द्वारा 1801 में इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था ना। डिस्कवर इज नॉट राइट वर्ड, बोल सकते इन्वेंट किया था। यानी कि लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने 1801 में बायोलॉजी को डिस्कवर किया था, यानी कि इन्वेंट किया था। इनका नाम जो था वो लेमार्क और ट्रेविरेनस द्वारा सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, ये तो हो गया इसका ओवरव्यू, मीन्स कहाँ से ये शब्द आया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ शाखाओं के बारे में पढ़ लेते हैं जिनके अंतर्गत, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। आप एसएससी सीजीएल के पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत क्वेश्चन आए होंगे किसकी शाखाएं पूछ रहे थे, एंथोलॉजी का मीन्स क्या है, एपिकल्चर का मीन्स क्या है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनकी शाखाओं को सबसे पहले पढ़ लें कि कौन सी शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अपनी। देखिए, इसमें ये शाखा इसकी दी गई है, एपिकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, इक्थोलॉजी, एंटोमोलॉजी, डेंटोलॉजी, ओफियोलॉजी, जोलॉजी और सिटिकल्चर। ये इसकी शाखाएं हैं। इसके अंतर्गत ऐसे बताया गया है कि जैसे एपिकल्चर हुआ, सेरीकल्चर हुआ, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो वही हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं
एपीकल्चर है। एपीकल्चर के अंदर हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मधुमक्खी आप जानते हैं, जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से मधुमक्खी को पाला जाता है। तो उसी का अध्ययन जो होता है वो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड आते हैं मधुमक्खी पालन। सेकंड आता है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर देखिए, अगर आप चाहें तो इसको एक कहानी बना के भी याद कर सकते हैं। हालांकि कई ट्रिक्स भी बनाई जाती है, जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी ट्रिक्स हम अपने मन से ही बना लेते हैं। मैं चाहूँ तो आपको ये सब बहुत आसानी से ट्रिक्स के अकॉर्डिंग याद करा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको ट्रिक्स नहीं बताऊंगी क्योंकि हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना है। हम अपनी लेंथी वे में चलेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, बट उसको हम डीपली स्टडी उसकी करेंगे। क्योंकि अगर मैं आपको अभी शॉर्टकट यानी कि ट्रिक्स बता दूंगी तो आपको आगे जाके आप ये स्टडी करेंगे, फिर आप ट्रिक्स को याद करेंगे और हो सकता है एग्जाम में आप वो ट्रिक्स भूल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप यहाँ कहानी बना के, स्टोरी बना के याद करें तो आपको फायदा होगा। ठीक है, अब सेकंड हम देख लेते हैं मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर यानी कि रेशम कीट पालन का अध्ययन। अब जैसा कि हम जानते हैं रेशम यानी कि बोलते ना रेशम का धागा बहुत सॉफ्ट होता है। ऐसे मन में जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं रेशम का जो कपड़ा होता है या वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो हम उससे भी ले सकते हैं कि सेरीकल्चर, रेशम यानी कि सेरीकल्चर में सॉफ्ट सेरी, सा से सॉफ्ट, सा से सेरी। तो इस तरीके से आप स्टडी बना के भी याद कर सकते हैं। सेरीकल्चर मीन्स रेशम कीट पालन का अध्ययन। थर्ड आता है आपका पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब है, पिसी यानी कि पीसना किसी चीज को। उस नजरिए से आप देख सकते हैं कि जो आपकी मछलियां, जो फिशेस जो लोग पालते हैं वो क्या करते हैं, उनका अचार डालते हैं? नहीं, उनको काट के बेचते ही तो है। इसलिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं पिसीकल्चर यानी कि पीसना, यानी कि जो मक्खी, जो आपकी फिश होती है उनको मारना, उससे संबंधित है यानी कि मत्स्य पालन। माइकोलॉजी यानी कि कवकों का अध्ययन। कवक एक हमारी बायोलॉजी में एक अलग प्रजाति है जो हम बाद में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा स्टडी में बताऊंगी कि यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, कवक, शैवाल, ये सब क्या होते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आप इनको ही देख लीजिए, कवकों का अध्ययन। फिर आता है शैवाल, फाइकोलॉजी यानी कि शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान है, आप इसको 2-4 बार रिवाइज करेंगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको ट्रिक्स से भी बताने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसमें आप ही का लॉस होगा। तो देख लेते हैं एपीकल्चर, मैंने आपको बताया था बहुत आसान है, हम बार बार इसको पढ़ेंगे तो याद हमें हो जाए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, माइक्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, पोमोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी। बहुत आसान है, आप इसको याद कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। आप इस तरीके से याद करेंगे, ये पहले याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इक्यूथोलॉजी होते हैं मछलियों का अध्ययन। अब देखिए पिसीकल्चर और इक्यूथोलॉजी में बहुत डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पिसीकल्चर मीन्स मत्स्य क्या होता है, मछली तो होता है, मत्स्य पालन, मछलियों को पालना, और इक्यूथोलॉजी होता है मछलियों का अध्ययन। ठीक है, बहुत आसान है आपको याद करना, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका एंटोमोलॉजी यानी कि कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। देखिए डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी आप जानते हैं जो झाड़ियाँ होती हैं वो कितनी ड्राई होती हैं, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। डेंड्रोलॉजी मीन्स झाड़ियों यानी कि झाड़ियाँ ड्राई होती हैं, तो डेंड्रोलॉजी यानी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ठीक है, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर की काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार और इसको देख लेते हैं। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन, पिसीकल्चर मत्स्य पालन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, इक्योथोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन और सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन और सिल्वीकल्चर काष्ठीय पेड़ों का अध्ययन। ठीक है, ये तो हो गई इसकी शाखाएं यानी कि बायोलॉजी की शाखाएं। ठीक है, अगर आपको ट्रिक से पढ़ना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ट्रिक से पढ़ना है, तो मैं आपको इसके ट्रिक्स भी बना के समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब हम आते हैं अपना ये देखते हैं कि किस तरीके से सबसे पहले जो था वो डिस्कवर किया गया और किसने सबसे पहले किया, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, नहीं मैंने आपको अभी बताया नहीं है, मैं बता रही हूँ। ये जो जीव विज्ञान जो वर्ड है यानी कि इसकी जो स्टडी है वो सबसे पहले अरस्तु के द्वारा की गई थी। आपने कई बार पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजी का पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अरस्तु जो थे उन्होंने बहुत पहले की बात है, अरस्तु एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जीवों और पक्षियों पेड़ पौधों के पीछे जो लाइफ का जो रिलेशन होता है, मतलब उनकी लाइफ के हर पक्ष स्टेप जो होते हैं हमारे, बोलते हैं ना हम लाइफ के इस पड़ाव में हैं, तो उनके हर पड़ाव का उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि जीव विज्ञान इससे रिलेटेड एक शाखा हो सकती है जिसको अध्ययन हम कर सकते हैं जो हमारे लिए आगे जाके प्रॉफिटेबल होगी। अब देखिए जो अरस्तु है उन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी का डिस्कवर किया था, यानी कि सबसे पहले अध्ययन जो जीव विज्ञान का किया गया था वो अरस्तु के द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा था कि जो जीव विज्ञान है बेसिकली बायोलॉजी को इन्होंने दो समूहों यानी कि इन्होंने कहा था ये दो पार्ट यानी कि जंतु समूह और पादप समूह में बटा हुआ है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि जो बायोलॉजी है वो बेसिकली दो भागों में बटा हुआ है, जंतु समूह जिनमें हम लोग आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और पादप समूह जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। लेकिन उन्होंने उस टाइम ये डिस्कवर नहीं किया था कि जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। उस टाइम उन्होंने सिर्फ इतना बताया था कि जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, वो जंतु समूह और पादप समूह दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं लीनियस। इन्होंने भी यही बताया, इन्होंने कहा कि जो जीव विज्ञान है वो दो ज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बटा हुआ है यानी कि बॉटनी। इन्होंने भी देखिए अरस्तु और लीनियस, लीनियस का पूरा नाम है कैरोलस
वर्गीकरण किया था यानी कि क्लासिफिकेशन जो किया था उन्होंने दो जगत के आधार पर किया था, जंतु विज्ञान और पदार्थ विज्ञान, यानी कि जिस तरीके से अरस्तु ने किया था। ठीक है, अरस्तु को मैं एक बात बताना आपको भूल गई, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, फादर ऑफ जूलॉजी अगर अरस्तु को कहा जाता है तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाएगा? तो मैं आपको यहीं पे बताया दे रही हूँ, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। और एक बात और याद रखिए, जीव विज्ञान का भी पिता जो है वो अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, जूलॉजी इन द सेंस जंतु विज्ञान, और बॉटनी इन द सेंस पादप विज्ञान। देखिए, जो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी और जो पादप विज्ञान यानी कि बॉटनी, ये दो भागों में डिवाइड है हमारा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम एनिमल्स ये सब आते हैं, और पादप विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ पौधे आते हैं। ठीक है, जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं। सारे पौधे अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कौन से स्वपोषित हैं, कौन से परपोषित हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन। देखिए, अरस्तु और लिनियस ने दोनों ने ही सिर्फ दो जगत वर्गीकरण किया था, यानी कि वनस्पति यानी कि जीव विज्ञान को सिर्फ जंतु और पादप दो भागों में डिवाइड किया था। अब हम आते हैं 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो आपके साइंटिस्ट थे यानी कि विटेकर थे, जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कवर किया था यानी कि बताया था। उन्होंने कहा था कि जीव विज्ञान को बेसिकली 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये अक्सर बहुत पूछा जाता है कि 5 जगत वर्गीकरण जो था वो किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों, मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी कि आए हैं, यानी कि आपकी जो वर्गीकरण है यानी कि आपका जो शाखा है बायोलॉजी की, उससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी क्लासिफिकेशन से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, इसका ये नहीं है कि इसका मतलब डिविजन नहीं है कि आपको इस वाले एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन से आने, इस वाले में ये वाले क्वेश्चन से आने, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी से हर एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं और हर तरीके के आने हैं। ठीक है, तो जो 5 जगत वर्गीकरण था यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो विटेकर द्वारा दिया गया था 1969। अब देख लीजिए 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या कहा गया था। मैं इसको मिटा रही हूँ। देखिए, 5 जगत वर्गीकरण यानी कि जीव विज्ञान को उन्होंने 5 भागों, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मोनेरा, सेकंड था आपका प्रोटिस्टा, थर्ड था आपका पादप, फोर्थ था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जो मैंने आपको भी पढ़ाया था माइकोलॉजी जब मैंने आपको उसकी शाखाएं बताई थी, और 5वां था आपका जंतु। ठीक है, अब देखिए उसको इंग्लिश में भी लिख देती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश के ही नाम को हिंदी में देके आ जाते हैं क्वेश्चन, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कहाँ से आ गया। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि मैं इंग्लिश के नामों को पढ़ लेती हूँ, हिंदी के नामों को मुझे नहीं याद, में मुझे इतने रहते हैं, तो कई बार हिंदी के नाम इंग्लिश में लिख के आ जाते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप दोनों ही नाम, हिंदी और इंग्लिश, किसी भी वर्ड को याद करते तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करके चलें। सेकंड आता है आपका प्रोटिस्टा, थर्ड
जीव जंतु को शामिल किया जाता है और प्रोटिस्टा में कौन से को किया जाता है, देख लीजिए। मोनिरा जो है उसके अंतर्गत बेसिकली प्रोकैरियोट्स को शामिल किया गया था, बेसिकली साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है। देखिए प्रोकैरियोट्स, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो प्रोकैरियोट्स क्या होता है। देखिए जो विज्ञान है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। लेकिन देखिए क्लासिफिकेशन जो है ना हर साइंटिस्ट ने अपने तरीके से अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना अलग बेसिस पे किया है, यानी कि इन्होंने डिवीजन इस पे आधार पर किया है कि ये जो है ये किंगडम के आधार पर इन्होंने कर दिया है। मतलब उनकी स्पेसीज कौन कौन सी हैं, कवक एक अलग स्पेसीज होती है, प्रोटिस्टा एक अलग स्पेसीज होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिवाइड किया गया वो बेसिकली सेल के आधार पर किया गया है कि किसमें, देखिए हमारी बॉडी जो होती है उसमें बहुकोशीय सेल पाई जाती है। कई जीव ऐसे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें एक सिंगल सेल पाई जाती है और सिंगल ही सेल में वो जीते हैं और सिंगल ही सेल में वो मर जाते हैं। उनके अंतर्गत डेवलपमेंट नहीं होता है, यानी कि बहुत सारी सेल्स में नहीं बनती, किसी किसी में ऐसा होता है, कोई सिंगल सेल वाला होता है, कोई डबल या मल्टीपल सेल वाला होता है। उस आधार पर बताते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं, जिन प्रोकैरियोट्स यानी एक कोशीय होते हैं और यूकैरियोट्स होते हैं जो बहुकोशीय होते हैं। लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इतना ही देख लेते हैं। देखिए जो मोनेरा है उनमें बेसिकली एक कोशीय जीव यानी कि साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद आते हैं आपके प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा में पशु को बहुकोशीय जीवों को शामिल किया जाता है और पादप एवं जंतु के बीच जो कड़ी मानी जाती है यानी यूग्लिना कहते हैं। ये कई बार पूछा जाता है कि पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, यूग्लिना को, उसको सम्मिलित प्रोटिस्टा में किया गया है। अब पादप आते हैं, पादप के अंतर्गत उन जीवों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि उन पौधों को सम्मिलित किया जाता है। पौधों, अगर हम पौधे ना कहें, पौधे को सेपरेट करके हम सिर्फ इतना बोलते हैं, उन्हें सम्मिलित किया जाता है जो रंगीन बहुकोशिकीय और प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बनाते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जहाँ आ गया नाम, प्रकाश संश्लेषी। अब देखिए अगर मैं आपको ये नाम भी बताऊं कि पादप यानी कि पौधे होते हैं, तो अगर ये वर्ड आता है प्रकाश संश्लेषी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण इंसान तो करते नहीं है, हम लोग तो करेंगे नहीं, या कुत्ते बिल्ली जो जानवर है वो करेंगे क्या प्रकाश संश्लेषण, नहीं ना, सिर्फ पौधे ही करते हैं ना। तो इस आधार पर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषी यानी कि पौधों को पादप यानी कि पादप के अंतर्गत जो जाती है उसमें पौधों को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि रंगीन बहुकोशिकीय जो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद बनाते हैं, और ये परपोषित और इतर पोषित भी और स्वपोषित भी होते हैं। ये आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और इससे क्वेश्चन भी बहुत फंसते हैं। इसके बाद आते हैं आपका कवक। कवक में भी बेसिकली उन जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है जो इतरपोषी और मतोपजीवी होते हैं, इनके बारे में भी आगे मैं बताऊंगी। और लास्ट आता है आपका जंतु यानी कि एनिमल्स। एनिमल्स में बेसिकली यूकैरियोट्स, मैं आपको बता रही थी कि प्रोकैरियोट्स यानी सिंगल सेल, यूकैरियोट्स यानी मल्टीपल सेल। तो जंतु विज्ञान में बेसिकली आपको यूकैरियोट्स बहुकोशिकीय जीवों को सम्मिलित किया जाता है, जो कि बोलते हैं शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। तो इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ शुरू से लेके। देखिए जो हमारे फादर हैं वो जो विज्ञान शब्द जो आया था, जीव विज्ञान, वो बेसिकली अरस्तु के द्वारा डिस्कवर किया गया था और उन्हीं को भी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने दो जगह वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट उसका आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि विटेकर द्वारा 1969 में दिया गया था। उसके बाद हमने उनकी बायोलॉजी की शाखाएं पढ़ी थी, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लें। आप मुझे बताइए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी। उसके बाद आता है आपका 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, ठीक है। ये था हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।
और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन